नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दो 2023-24 के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पास। आज बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए किया जाएगा पेश। संसदीय समिति ने सीबीआई को संचालित करने वाले वर्तमान कानून पर उठाए सवाल। सीबीआई के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए नया कानून बनाने की सिफारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा आज। वन वर्ल्ड टीबी समिट को करेंगे संबोधित। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोपवे की रखेंगे आधारशिला। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मामला। ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। महिला विश्व कप बॉक्सिंग में भारत के 4 रजत पदक पक्के। निखत जरीन, लवलीना नीतू और स्वीटी बुरा ने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में बनाई जगह। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में आज की महत्वपूर्ण कार्यसूची पर। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2023 को सदन में पेश करेंगी। साथ ही कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 सदन में पेश करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाना सूचीबद्ध है। वहीं नियम 377 के तहत लोकहित से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाया जाना प्रस्तावित है। शुक्रवार होने के नाते आज दोपहर बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के काम के लिए सुनिश्चित है। इस दौरान सदस्य कई अहम संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा में आज के कामकाज की। राज्यसभा की आज की कार्यवाही में संसद का बजट सत्र में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्य पर आगे की चर्चा की जाएगी। 5 मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा किया जाना भी आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। ग्रामीण विकास, सहकारिता और रेल मंत्रालय के काम पर भी चर्चा होनी है। सदन के शेष सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न भी उच्च सदन में पूछे जाएंगे। लोकसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। गुरुवार शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा और मतदान के लिए 2023-24 की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान के लिए सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को रखा। अनुदान मांगों के पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आज संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में लगातार 8वें दिन गतिरोध जारी रहा और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में गुरुवार को भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। सुबह कार्यवाही शुरू होने पर शहीद दिवस के अवसर पर पूरे सदन ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने
आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने नियम 267 के तहत 12 नोटिस मिलने की जानकारी दी। इसी बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी की मांग शुरू कर दी। उधर कांग्रेस के सदस्य जेपीसी गठित करने की मांग करने लगे। इसी दौरान सभापति ने सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बोलने का अवसर दिया। बाद में सदन में व्यवस्था न बनते देख सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा करने के लिए बीजू जनता दल के सुजीत कुमार का नाम पुकारा, किंतु इसी बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण उपसभापति ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन और जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक की। बैठक में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, सीपीएम नेता एलामरम करीम, डीएमके पार्टी नेता तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उन्होंने 3 बैठकें की हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने का आग्रह किया। कई राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लिए जाने को रेखांकित करते हुए कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि सीबीआई को संचालित करने वाले वर्तमान कानून की कई सीमाएं हैं और उसकी स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए कानून की जरूरत है। संसदीय समिति ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उसको लगता है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की कई सीमाएं हैं और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एक नया कानून बनाने और सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। संसद की कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित उच्चतम न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीशों से मुलाकात की और जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को राहत देने को लेकर लीक से हटकर विचारों पर चर्चा की। भाजपा के सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना से बातचीत की। CJI चंद्रचूड़ ने इस बात का संज्ञान लिया कि परिवार विवाद बढ़ रहे हैं और परिवार अदालतों में काफी संख्या में ऐसे मामले हैं। उन्होंने कहा कि तलाक के मामले कई बार 8 वर्षों तक चलते हैं और यहां तक कि 1 लाख रुपए के दावे की मोटर बीमा कंपनियों की अपील शीर्ष अदालत तक पहुंचती है और इससे अदालतों पर भार बढ़ता है। चर्चा के दौरान उन्होंने देश के जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का भार कम करने के संभावित रास्तों के बारे में चर्चा की। एक अनुमान के मुताबिक जेलों में कुल कैदियों की संख्या का 75% विचाराधीन है। 69 देशों में बंद करीब 8,500 भारतीय कैदियों को मदद पहुंचाने के रास्तों के बारे में भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में संक्षिप्त टीबी रोकथाम उपचार यानी टीपीटी की आधिकारिक शुरुआत के रूप में टीबी मुक्त पंचायत समेत अनेक परियोजनाओं और क्षय रोग के लिए एक परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल का आरंभ करेंगे। वो इस मौके पर भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी करेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी समिट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2001 में स्थापित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक संगठन है जो टीबी से पीड़ित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज को मुखर करता है।
दोपहर में प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 645 करोड़ रुपए आएगी। रोपवे प्रणाली 3.75 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही आसान होगी। प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD के जल मल शोधन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे, जिसका निर्माण 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। वो खेलो इंडिया योजना के तहत सिगरा स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य के दूसरे और तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे 63 पंचायत के 3 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। ग्रामीण पेयजल प्रणाली को और मजबूत करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन के तहत 59 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को सभी से टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। विश्व तपेदिक दिवस की पूर्व संध्या पर दिए एक संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टीबी यानी तपेदिक दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। इस बीमारी से निपटने के लिए देश का सामूहिक प्रयास राष्ट्रीय अभियान में समान, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने से परिलक्षित होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। जब फैसला सुनाया गया तब उस वक्त राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदीय चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्यता भी जा सकती है और वहां उपचुनाव कराना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बीजेपी ने 4 राज्यों में अध्यक्ष बदले हैं। बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वो बिहार भाजपा अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल की जगह लेंगे। पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को बीजेपी की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी अलग अलग विज्ञप्तियों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नियुक्तियों को हरी झंडी दी है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित अजय बंगा अपने विश्व दौरे के अंतिम चरण में 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, लेकिन नई दिल्ली में नियमित परीक्षण के दौरान वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिलहाल वो आइसोलेशन में हैं। ये जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग ने गुरुवार को दी। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1300 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7605 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में नए मामलों की ये संख्या बीते 140 दिनों में सबसे अधिक है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 1.46% और साप्ताहिक दर 1.08% है। देश में अभी 7605 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। अभी तक कुल 4,41,60,997 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय खबरें और आर्थिक जगत के समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। We will examine the very significant visit
of Japanese Prime Minister, His Excellency Fumio Kishida, to India. The reasons that he chose to come to India were many. One is that every opportunity that there is for both countries to review progress in this strategic and global special. The second reason, I think, is because of our respective presidencies or chairmanships of G7 and G20. The third reason was that he chose New Delhi to launch his vision of the FOIP, Free and Open Indo-Pacific. It is all about trying to ensure that the entire region of Indo-Pacific accepts Japan as one of the key players in the region. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब बात आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण करेंगे। ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में है और इसे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के गैर व्यवसायीकरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दोपहर में प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो में व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरा लाइन का भी उद्घाटन और मेट्रो में सवारी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हंसराज कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के तरीकों और इसके तस्करों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने जैसे पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री के सामने 1235 करोड़ रुपए मूल्य वाले 9298 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में कुछ बैंकों के विफल होने और क्रेडिट स्विस के संकट में आने की पृष्ठभूमि में 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात कर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपीपीएससी द्वारा चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने आशा जताई कि सभी अधिकारी अपने कर्तव्यनिष्ठ आचरण से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंजाब सरकार ने तरन तारण और फिरोजपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक को शुक्रवार दोपहर तक के लिए बढ़ा दिया, जबकि अमृतसर में मोगा, संगरूर, अजनाला, उप संभाग और मोहाली के कुछ इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने संजय राउत को संसदीय पार्टी के नेता के पद से हटा दिया है और उनके स्थान पर लोकसभा सदस्य गजानन कीर्तिकर को नियुक्त किया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। याचिका में भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य द्वारा संभागीय आयुक्त औरंगाबाद के 4 मार्च 2020 के पत्र को दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरे G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप यानी FWG की बैठक आज से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुरू होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन और ब्रिटेन के ट्रेजरी की मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लोम्बार्ड रेली 2 दिवसीय बैठक की संयुक्त रूप से सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना घाट कुंभ मेला स्थल पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एंड मिलेट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 25 मार्च से शुरू होने वाले इस आयोजन में देश विदेश से 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के सहयोग से वृंदा चैरिटेबल ट्रस्ट और SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अनुसार श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बेल आउट कार्यक्रम की पहली किश्त के रूप में 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं, जो कर्ज में डूबे देश को आर्थिक संकट से उबारने और बेहतर शासन व्यवस्था हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य श्रीलंका की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बहाल करना, गरीबों और कमजोर लोगों पर आर्थिक प्रभाव को कम करना, साथ ही वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की रक्षा करना और शासन और विकास क्षमता को मजबूत करना है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कंजर्वेटिव पार्टी ने जहां हिंसा में शामिल संगठनों पर बैन लगाने के उपायों पर सदन में चर्चा करने की मांग की, वहीं विपक्षी दल ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताने के लिए कहा। अमेरिका की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और टिकटॉक कंपनी पर चीनी सरकार के संभावित प्रभाव के बीच टिकटॉक के CEO ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही दी। कांग्रेस समिति के समक्ष टिकटॉक के CEO की यह पहली उपस्थिति है। दरअसल चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर आरोप है कि वो अपने डाटा चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मुहैया कराता है। 4 घंटे की लंबी सुनवाई के दौरान उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक ऐप लंबे समय से कहता आ रहा है कि ये चीनी सरकार के साथ डाटा साझा नहीं करता है। Headquartered in Los Angeles and in Singapore, and we have 7,000 employees in the US today. Still, we have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to US data and potential manipulation of the TikTok US ecosystem. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action. इजराइल में विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने की कवायद जारी है। इजराइल की संसद ने न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित किया। ये नया कानून इजरायली नेता को अयोग्य करार दिए जाने से बचाएगा। इतना ही नहीं, उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को अनुपयुक्त समझे जाने पर कानूनी बदलाव की इजाजत भी देगा। न्यायिक नियुक्तियों के अलावा इसमें संसद को यह अधिकार भी मिलेगा कि पसंद न आने पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकेगी। संसद के इस फैसले के बाद इसके विरोध में प्रदर्शन और उग्र हो गए हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने कानून को मंजूरी दे दी है। ये कानून 120 सीटों वाली संसद में 61-47 मतों से पारित हो गया है। फ्रांस में श्रमिकों की हड़ताल से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के संसद में बिना मतदान कराए सेवानिवृत्त होने की अधिक मत आयु बढ़ाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूटने के बाद देश के श्रमिक संगठनों ने पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों, पेरिस में चार्ल्स डे गॉल्ले हवाई अड्डे और रिफाइनरी पर जाम लगाया। इससे सार्वजनिक यातायात प्रणाली बाधित हुई। पेरिस के ओरले हवाई अड्डे पर करीब 30% उड़ानें निरस्त कर दी गईं। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए एक बार फिर आगे आया है। यूरोपीय संघ ने रूस का मुकाबला करने में मदद करने के लिए अगले 12 महीनों के अंदर यूक्रेन को 1 मिलियन राउंड तोपखाने, गोला बारूद भेजने की योजना का समर्थन किया है। यूरोपीय संघ के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रिया की योजना को मंजूरी दे दी है। ब्रसेल्स में एक शिखर सम्मेलन के दौरान 27 सदस्य देशों के नेताओं ने इसे अपना राजनीतिक समर्थन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए करदाता टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण को अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। आयकर विभाग ने कहा कि इस ऐप के जरिए करदाताओं को अपने मोबाइल पर टीडीएस और टीसीएस, ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी।
साथ ही उन्हें उस पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया। गुरुवार को संपन्न हुई इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने लगभग 50 बाजरा आधारित उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। एपीडा भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब खेल पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रैक एंड फील्ड खेल के अधिकारियों ने ये संकेत दिए हैं कि अगर यूक्रेन में युद्ध जारी रहता है तो अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में रूसी और बेलारूसी एथलीटों के लिए हिस्सा लेना करीब करीब असंभव हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने निकट भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रूसी एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि विश्व एथलेटिक्स एक ऐसा कार्यकारी समूह बनाने की योजना बना रहा है जो ये संभावना तलाशेगा कि रूस के खिलाड़ी किन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लौट सकते हैं। इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में ही हो सकता है। खेल वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच पाकिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के जितने भी मैच होंगे उन्हें यूएई, ओमान या श्रीलंका में से किसी एक जगह शिफ्ट कराया जा सकता है। इस बार का एशिया कप सितंबर के शुरुआती सप्ताह में होना है। 13 दिनों तक चलने वाले 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 13 मैच होंगे। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 24 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ और 10 बजे देखना न भूलिए संसद में आज, जिसमें संसद में आज की कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। 24 मार्च साल 1982 से विश्व तपेदिक रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए थे। दरअसल यह तारीख साल 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना और साथ ही टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। 24 मार्च साल 2008 को भूटान में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव लड़ने के लिए भूटान के चुनाव आयोग द्वारा 2 दलों को पंजीकृत किया गया। मुकाबला जिग्मे थिनिले के नेतृत्व वाली भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी और सांगे नेगडूप के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच था। डीपीटी ने 47 में से 45 सीटों पर जीत हासिल करते हुए चुनाव जीता। जिग्मे थिनिले ने 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साल 1907 में वांगचुक वंश सत्ता में आने के बाद लगभग 99 सालों तक भूटान में राजशाही रही।